बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे और चैप्टर 8 का जो टाइटल है वो है ओवरव्यू ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो इसमें मोस्टली कॉन्सेप्ट्स हैं, डेफिनेशंस हैं वो जो हमें लर्न करनी है। तो इस हवाले से इसमें इतनी कैलकुलेशन नहीं है, तो आपने ज़रा गौर से जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना उनको सीखना है। तो इसमें हम क्या सीखेंगे? एक्सप्लेन हाउ द डेफिनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल डिफर्स बिटवीन फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड अकाउंटेंट्स। तो वर्किंग कैपिटल जो अकाउंटेंट्स के लिए और जो फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं वो कैसे उसको डिफरेंटली देखते हैं। उसके बाद हम कैपिटल मैनेजमेंट के जो डिसीजन इश्यूज हैं दो उस पर बात करेंगे, और ट्रेड ऑफ जो है इन्वॉल्व होता है उस पर बात करेंगे। ट्रेड ऑफ का मतलब होता है यू चूज़ वन थिंग एट द कॉस्ट ऑफ अनदर। मतलब आपको कोई डिसीजन करना है, उसमें आपके पास दो चीज़ें ऑप्शंस हैं, उनमें से आपको एक चूज़ करना है, तो वो आप एक वो चूज़ करते हैं, तो वो ट्रेड ऑफ होता है फॉर द सेकेंड वन। डिस्कस हाउ टू डिटरमिन द ऑप्टिमल लेवल ऑफ करंट एसेट। तो करंट एसेट का ऑप्टिमल लेवल हम कैसे करेंगे, वो फिर हम तीन चीज़ों से देखें, एक प्रॉफिटेबिलिटी से, लिक्विडिटी और रिस्क। उसके बाद हम वर्किंग कैपिटल जो है उसको क्लासिफाई करेंगे कंपोनेंट्स में कि वो परमानेंट और टेम्परेरी वो क्या होता है वो पढ़ेंगे। फिर हम जो मैच्योरिटी मैचिंग है, हैजिंग है, यानी कि जो रिस्क को कंट्रोल करना है, और फिर उसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो फाइनेंसिंग करते हैं उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। और एंड पे फिर हम देखेंगे कि हाउ फाइनेंशियल मैनेजर कंबाइंस द करंट एसेट डिसीजन विद द लायबिलिटी स्ट्रक्चर डिसीजन। तो ये हम इसको कंप्लीट करेंगे। ओवरव्यू ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इसमें वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट्स हैं। वर्किंग कैपिटल आपको पता है कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, इसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। कि मतलब आपके पास कितने करंट एसेट्स हैं जो आपकी लायबिलिटीज़ को एड्रेस कर सकते हैं। उसके बाद वर्किंग कैपिटल इश्यूज़ क्या होंगे वो हम देखेंगे। फाइनेंसिंग करंट एसेट, फिर हम करंट एसेट को फाइनेंस कैसे करते हैं, उसमें शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग कैसे होती है, लॉन्ग टर्म कैसे होती है, और दोनों मिक्स कैसे होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। फिर कंबाइनिंग लायबिलिटी स्ट्रक्चर एंड करंट एसेट डिसीजन, जो करंट एसेट का डिसीजन होगा और जो लायबिलिटी का स्ट्रक्चर होगा उसको हम कंबाइन करेंगे। तो ये ओवरव्यू हो गया। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट से। नेट वर्किंग कैपिटल क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो आपके पास नेट वर्किंग कैपिटल आ गया। एक ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता है, तो वो क्या होता है कि जो फर्म की करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता है। तो एक तो आपकी नेट वर्किंग कैपिटल आ गया और एक आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आ गया। नेट वर्किंग कैपिटल इज़ द सेम थिंग, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़, और जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होगा वो फर्म की इन्वेस्टमेंट होगी इनटू व्हाट? करंट एसेट्स, क्योंकि हम वर्किंग कैपिटल पढ़ रहे हैं जो ऑपरेशंस में होता है। डे टू डे ऑपरेशंस में आपने ये वर्किंग कैपिटल के डिसीजंस करने होते हैं। उसके बाद उसकी मैनेजमेंट क्या है? तो वो एडमिनिस्ट्रेशन है ऑफ द फर्म्स करंट एसेट्स एंड फाइनेंसिंग नीडेड टू सपोर्ट करंट एसेट। तो वर्किंग कैपिटल की जब भी बात हो तो वो करंट एसेट के बारे में होती है। तो करंट एसेट को एडमिनिस्ट्रेट करना और फिर उसको फाइनेंसिंग के लिए उसके ऑप्शन देखना और फिर करंट एसेट को सपोर्ट करना। तो ये वर्किंग कैपिटल के कॉन्सेप्ट हैं, ये आपको समझ आ चुके होंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की, वो हम अभी देखते हैं। In a typical manufacturing firm, current assets exceed 1/2 of total asset। जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म की बात अगर हम करें तो उसमें जो करंट एसेट है वो टोटल एसेट का 1/2 से एक्सीड कर जाता है। Excessive levels can result in substandard return on investment। अगर हम करंट एसेट के एक्सेसिव लेवल रखेंगे तो हमारी जो ROI है ना वो डिस्टर्ब होगी, क्योंकि आपकी ROI जो है वो कैसे कैलकुलेट होती है? प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स ओवर टोटल एसेट्स।
अभी टोटल एसेट्स में फिक्स्ड एसेट भी शामिल होते हैं और करंट एसेट्स भी शामिल होते हैं। तो जब करंट एसेट्स हमारे ज़्यादा होंगे, एक्सेसिव लेवल्स होंगे, तो वो ROI हमारी डिक्रीज़ होगी, तो वो सब स्टैंडर्ड होगी। इसलिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो है ना वो ज़रूरी है। और उसके बाद करंट लायबिलिटीज़ आर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग फॉर स्मॉल फर्म्स। जो करंट लायबिलिटीज़ हैं वो छोटे फर्म्स के लिए जो है ना एक्सटर्नल फाइनेंस, जो करंट लायबिलिटीज़ हैं वो छोटे फर्म्स के लिए प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है। करंट लायबिलिटीज़ में आपका क्या आ जाता है, आपके क्रेडिटर्स आ जाते हैं, जो परचेजेस आपने किए हैं उनको जो पे करना है, आपके एक्सपेंसेस आ जाते हैं, शॉर्ट टर्म जो एक्सपेंसेस हैं वो करंट लायबिलिटीज़ में, जैसे टैक्स पेएबल है या दूसरे एक्रूड पेएबल्स हैं, तो वो प्रिंसिपल सोर्स बन जाता है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का कि आप क्रेडिट टर्म जो है वो अपने सप्लायर से ले लेते हैं, क्रेडिटर से, मतलब वो ज़्यादा टाइम के लिए ले लेते हैं, तो फिर आपको उनको पे नहीं करना होता, तो वो आपको फाइनेंस विद इन द फर्म जो है ना वो जनरेट हो जाता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। फिर दूसरा क्या है, रिक्वायर्स कंटिन्यूस डे टू डे मैनेजरियल सुपरविजन। तो जैसे कि मैंने बताया कि वर्किंग कैपिटल का मतलब ही यही है कि ये ऑपरेशंस होते हैं और डे टू डे आपने इसको मैनेज करना होता है, तो वही चीज़ बता रहे हैं। उसके बाद वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अफेक्ट्स द कंपनीज रिस्क, रिटर्न एंड शेयर प्राइस। जब ROI की बात की है तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो ROI है उसको डिस्टर्ब कर रही होगी, तो रेट ऑफ रिटर्न जब हम बात करेंगे तो उसके साथ फिर कंपनी का रिस्क भी एसोसिएट हो गया, और फिर ROI जब चेंज होगी, रिटर्न चेंज होगा, तो उसकी शेयर प्राइस पे फ़र्क पड़ेगा क्योंकि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी चेंज होगी। तो ये सिग्निफिकेंस है कि हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, वो इन जो सारे हमने फैक्टर पढ़े इनकी वजह से इम्पोर्टेंट है। अभी वर्किंग कैपिटल इश्यूज़ क्या हैं? अगर हम ऑप्टिमल लेवल करंट एसेट के ऑप्टिमल लेवल की बात करते हैं तो हमने 3 पॉलिसीज़ जो है ना वो बनाई हैं। आपके ये नीचे इधर आ रहे हैं यूनिट्स, प्रोडक्शन यूनिट्स, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग फर्म की हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि मैक्सिमम 50,000 प्रोडक्शन जो है ना वो होती है यूनिट्स की, और हम ये एज्यूम करते हैं, ये एजम्पशंस हैं, और हम ये एज्यूम करते हैं कि कंटिन्यूस प्रोडक्शन है और 3 डिफरेंट पॉलिसीज़ जो है ना, हम करंट जो एसेट लेवल को सेट करने की 3 डिफरेंट पॉलिसीज़ हम फॉलो करें। पॉलिसी ए, आपके ये यूनिट्स हैं और इधर एसेट लेवल है, मतलब कि वैल्यूएशन ऑफ द करंट एसेट, तो ये यूनिट्स होंगे। जब आपके 50,000 यूनिट्स बनते हैं तो जो पॉलिसी ए है उस पे आप इसकी वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा है, पॉलिसी बी पे उससे कम है और पॉलिसी सी पे उससे कम है, जो हम अगर वैल्यूएशन की बात करते हैं। तो ये हमने एजम्पशंस ली हैं। आगे हम क्या देख रहे हैं कि लिक्विडिटी एनालिसिस जब हम करेंगे, क्योंकि हमने लिक्विड का भी देखना है, फिर प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, फिर रिस्क का इसमें क्या फैक्टर है ना, तो ये तीनों डिफरेंट चीज़ें हम बारी बारी इसका इम्पैक्ट देखेंगे। तो अगर हम लिक्विडिटी की बात करते हैं तो आपके करंट एसेट जो है ना वो सबसे ज़्यादा मोर लिक्विड होते हैं फिक्स्ड एसेट की निस्बत। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके रिसीवेबल्स हैं, तो रिसीवेबल्स जब आप पेमेंट कलेक्ट करते हो तो वो इजीली लिक्विडेट हो सकते हैं। कैश आपका है, इन्वेंट्री जो आपको आप सेल करके पहले सेल्स में जाके रिसीवेबल बनते हैं, फिर रिसीवेबल से वो कैश में कन्वर्ट होते हैं, मतलब लिक्विडिटी उनकी बनती है। तो अगर हम इसमें लिक्विडिटी की बात करें तो जो पॉलिसी ए की है उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा है। You can see the comparison with the valuation of the current asset. तो पॉलिसी ए में आपकी लिक्विडिटी हाई है, पॉलिसी बी में आपकी एवरेज, और पॉलिसी सी में लो है, क्योंकि 50,000 यूनिट्स हैं और आपकी वैल्यूएशन इन डॉलर एसेट लेवल वो लो है। तो लिक्विडिटी भी लो है, क्योंकि आपको जब ये उसको बेचेंगे रिसीवेबल में कन्वर्ट होगा और उसके बाद लिक्विड होगा, तो वो कम वैल्यू है। तो इस बेस पे अगर आपके करंट एसेट हाई लेवल पे हैं तो आपकी लिक्विडिटी भी हाई है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, ये आपने माइंड में रखना है। तो इधर क्या कह रहा है, ग्रेटर करंट एसेट लेवल्स जनरेट मोर लिक्विडिटी, ऑल अदर फैक्टर्स हेल्ड कांस्टेंट। तो अजम्पशन ये है कि अदर जो कोई भी दूसरा जो फैक्टर उसको इफेक्ट कर रहा है वो कांस्टेंट है, तो करंट एसेट लेवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लिक्विडिटी। अच्छा, आगे फिर हम वो लिक्विडिटी की बात की है, अभी हम बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी की। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मैंने आपको पहले बताया था,
वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट प्रॉफिट ओवर टोटल एसेट्स। तो करंट एसेट्स जो है, टोटल एसेट जो है वो फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट्स है, और करंट एसेट्स को हमने क्या लिया, कैश है, रिसीवेबल और इन्वेंट्री, इन 3 फैक्टर्स को हमने लिया करंट एसेट में। तो वही हमारी पॉलिसीज़ हैं, वही प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, वही वैल्यूएशन है, पॉलिसी ए बी सी है। अभी हम ये देखेंगे कि इसका प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर ये करंट एसेट आपका डिनोमिनेटर में है, अगर ये करंट एसेट लेवल बढ़ता है तो आपके टोटल एसेट की वैल्यू बढ़ती है और वो आपके प्रॉफिटेबिलिटी को कम करेगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो कम होगी, क्योंकि आपका नेट प्रॉफिट जो सेम रहेगा, फिक्स एसेट सेम रहेंगे, तो करंट एसेट का लेवल जब बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगी तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। तो इससे क्या पता चला कि करंट एसेट के ऑप्टिमल लेवल जो है वो ज़्यादा अगर है तो आपकी ROI जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम होगी। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट आपने माइंड में रखना है कि लिक्विडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे यहाँ पे बता दिया कि जो A है पॉलिसी है, जहाँ पे आप मोर करंट एसेट होल्ड करते हैं, ज़्यादा करंट एसेट है, लिक्विडिटी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, लो है, एंड इट इज़ already proven from the formula which you use to calculate return on investment। B का एवरेज होगा और C पे प्रॉफिटेबिलिटी हाई होगी, क्योंकि आपके करंट एसेट लेवल कम है, आपका डिनोमिनेटर जो है यहाँ पे कम होगा और आपका ROI जो है वो ज़्यादा होगा। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसे यहाँ पे क्या कंक्लूड कर रहे हैं, एज करंट एसेट लेवल्स डिक्लाइन टोटल एसेट्स विल डिक्लाइन एंड ROI विल राइज। ओके, तो ROI जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी रिस्क की बात करते हैं। तो रिस्क जो है वो समथिंग डिफरेंट। तो वही सेम पॉलिसीज, वही सेम ग्राफ, एसेट लेवल, प्रोडक्शन यूनिट्स, डिक्रीजिंग कैश। अभी जो रिस्क है वो कैश से रिलेटेड है। डिक्रीजिंग कैश reduces the firm's ability to meet its financial obligation। आपका अगर कैश डिक्रीज हो जाएगा तो जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है वो उसको मीट नहीं कर सकेगी फर्म। तो ये हाईली रिस्क है, ये मोर रिस्क है। स्ट्रिक्टर क्रेडिट पॉलिसीज रिड्यूस रिसीवेबल्स। अगर आप क्रेडिट पॉलिसी स्ट्रिक्ट करोगे, मतलब कि आपने क्रेडिट पे सेल नहीं की, कैश पे करना चाहते हैं, तो आपकी सेल जो है ना वो इफेक्ट होगी, तो आपका लो सेल होगी और उस पे आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी वो भी इफेक्ट होगी। तो ये भी ज़्यादा रिस्क है। उसके बाद लोअर इन्वेंट्री लेवल्स, वो क्या करते हैं, इंक्रीज स्टॉक आउट्स एंड लॉस सेल। कि इन्वेंट्री लेवल अगर आप लो रखोगे तो उसमें आप सेल्स लॉस्ट कर सकते हो और आप आउट ऑफ स्टॉक हो सकते हो। तो ये तीनों जो है ये मोर रिस्क है जो अवेलेबल है अगर आप रिस्क का इम्पैक्ट देखना चाहते हो। ठीक है, ये रिस्क का इम्पैक्ट क्यों है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी को ज़्यादा करने के लिए आपको कम लेवल करने पड़ेंगे इन्वेंट्री के या जो प्रोडक्शन यूनिट के। तो उसको इंटरप्रेट करते हुए वो बता रहा है कि डिक्रीजिंग कैश डिक्रीज होगा तो फाइनेंशियल जो ऑब्लिगेशन है फर्म की वो नहीं होगी। अगर आप अपनी क्रेडिट पॉलिसीज़ को स्ट्रिक्ट करते हैं कि आप क्रेडिट पे सेल नहीं करते तो आपकी सेल इफेक्ट होगी, वो उतनी सेल नहीं होगी, कस्टमर विल नॉट बी विलिंग टू बाय। और उसके बाद अगर आप इन्वेंट्री लेवल्स को लो रखते हैं तो आप आउट ऑफ स्टॉक हो सकते हैं और या फिर आपकी सेल जो है वो लूज़ कर सकते हैं। तो ये इम्पैक्ट ऑन रिस्क हो गया। तो फिर जब हम रिस्क का प्रोपोर्शन निकालते हैं तो जब आपके हाई मतलब यूनिट्स हैं, हाई करंट एसेट है, तो उसमें क्या है कि आपका रिस्क लो है। ठीक है, हाई रिस्क नहीं है, रिस्क लो है। क्यों? क्योंकि आपके पास करंट एसेट की वैल्यू ज़्यादा है, करंट एसेट लेवल ज़्यादा है। बी में एवरेज है और सी में रिस्क हाई है। और ये हाई रिस्क क्यों? अगर आप पॉलिसी सी को देखें तो ये तीनों चीज़ें पूरी हो रही हैं। ठीक है, तो हमने अभी क्या कंक्लूड किया है कि जो लिक्विडिटी के साथ जो करंट एसेट्स के लेवल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रॉफिटेबिलिटी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और रिस्क के साथ भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जब हमारे करंट एसेट लेवल हाई होंगे हमारा लो रिस्क होगा।
रिस्क इंक्रीजेज एज द लेवल ऑफ करंट एसेट्स आर रिड्यूस्ड। ओके, अच्छा उसके बाद ये इन्होंने समरी बता दी है कि ABC की वही पॉलिसी है, लिक्विडिटी जो है वो हाई होगी क्योंकि हाई लेवल ऑफ करंट एसेट होगा, प्रॉफिटेबिलिटी लो होगी और रिस्क लो होगा, फिर एवरेज होगी और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये सेम चीज़ है जो मैंने आपको पहले बता दी है। अभी वर्किंग कैपिटल के कंपोनेंट्स, ये भी नेक्स्ट टॉपिक है। कंपोनेंट्स क्या है वर्किंग कैपिटल के? आपको पता है कि कैश है, रिसीवेबल और इन्वेंट्री। तो उसके साथ हम अदर जो है वो क्या करते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जो कि हमने फर्म की इन्वेस्टमेंट की बात की थी जब हमने वर्किंग कैपिटल को पढ़ा था शुरू में। तो उसमें हमारे करंट एसेट थे और फर्म की इन्वेस्टमेंट थी। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज कि उनके रिटर्न आप जो है वो रिसीव करते हो या इंटरेस्ट रिसीव करते हो। तो ये कंपोनेंट है वर्किंग कैपिटल के। उसके बाद टाइम है, टाइम में परमानेंट है और टेम्परेरी, ये आप को ज़हन में रखना, अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या है कि आपके करंट एसेट जो है ना वो परमानेंट है। तो हम हमारे पास जो ये ग्राफ होगा, ये वैल्यूएशन होगा, टाइम होगा, मींस डॉलर अमाउंट एंड टाइम। तो ये एक हमारी लाइन है फॉर परमानेंट करंट एसेट। तो ये लाइन एलिवेट कर रही है विद द टाइम, परमानेंट करंट एसेट। क्या कह रहा है? द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स रिक्वायर्ड टू मीट अ फर्म्स लॉन्ग टर्म मिनिमम नीड्स। फर्म की जो लॉन्ग टर्म मिनिमम नीड्स है उसको पूरा करने के लिए जो करंट एसेट की अमाउंट है वो चाहिए, तो उसको हम परमानेंट करंट एसेट कहते हैं। परमानेंट करंट एसेट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है, ठीक है, तो ये टाइम के साथ है। फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म का हम जब इसके साथ मिक्स करेंगे, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, तो परमानेंट और टेम्परेरी टाइम का जो होगा, तो टेम्परेरी जो है ना ये आपका एरो आता जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये टेम्परेरी करंट एसेट है, ये टेम्परेरी करंट एसेट है, ये टेम्परेरी, और ये परमानेंट करंट एसेट है। द अमाउंट ऑफ करंट एसेट दैट वेरीज विद सीजनल रिक्वायरमेंट। तो फॉर एग्जांपल ये परमानेंट करंट एसेट आपका चल रहा है, सीजनल पे आपको ये इन्वेंट्रीज लेवल चाहिए, आपने कर लिया, फिर डाउन गया, फिर सीजन आया, फिर आपको ये करंट एसेट जनरेट करने पड़े, फिर करने पड़े, ऐसे। तो ये सीजनल है, तो ये टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल है और ये परमानेंट। अच्छा, अभी फाइनेंसिंग करंट एसेट्स शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मिक्स। अभी जब आप मिक्स कैसे करते हैं, फाइनेंस कैसे करते हैं? स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग को क्या कहते हैं? Trade credit and other payables and accruals that arise spontaneously in the firm's day-to-day operations. ये जो फाइनेंसिंग है ये आप फर्म के अंदर ही करते हैं, यानी कि आपका जो ऑपरेशन से आपने परचेज किया अपने क्रेडिटर से क्रेडिट पे, तो जो ट्रेड क्रेडिट है वो अगर आपका लॉन्गर पीरियड है तो उसमें फिर आपके पास कैश अवेलेबिलिटी होगी कि आपको पे नहीं करना, तो वो फाइनेंस हो सकते हैं आपके ऑपरेशन। दूसरे पेएबल्स हैं जैसे सैलरीज होगा या बिल्स पेएबल है या दूसरे एक्रूवल्स एंड टैक्स पेएबल है, इंटरेस्ट पेएबल, अगर वो डिले होते हैं तो ये फिर विद इन द फर्म आपकी फाइनेंसिंग है कि आपके पास कैश फ्लो अवेलेबल होगा टू मैनेज द वर्किंग कैपिटल। तो ये क्या होता है? बेस्ड ऑन द पॉलिसीज रिगार्डिंग पेमेंट फॉर परचेजेस, लेबर, टैक्सेस एंड अदर एक्सपेंसेस, जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। वी आर कंसर्न विद मैनेजिंग नॉन स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग ऑफ एसेट। तो ये स्पॉन्टेनियस हो गया जो विद इन द फर्म है। तो हम अभी हमारा कंसर्न क्या है कि जो नॉन स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग एसेट्स हैं वो हम कैसे करेंगे। अच्छा, अभी हेजिंग और मैच्योरिटी मैचिंग अप्रोच, अ मेथड ऑफ फाइनेंसिंग where each asset would be offset with the financing instrument of the same approximate maturity। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग था, ये शॉर्ट टर्म है। तो हमने फिक्स्ड एसेट को डाल दिया और करंट एसेट को। तो ये करंट एसेट का जो हमारा लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग था इसमें फिक्स्ड एसेट भी आ गया। फिक्स्ड एसेट वैसे लॉन्ग टर्म होते हैं तो उनकी जो भी फाइनेंसिंग होगी वो लॉन्ग टर्म होगी, तो हमने इसको ऐड किया और हमारा ग्राफ सेम है। ये सीजनल है जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग को इम्पैक्ट कर रहा है, ये करंट एसेट है प्लस फिक्स्ड एसेट जो कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को कर रहा है। अच्छा, इसके बाद क्या हम पढ़ रहे हैं? लेस अमाउंट फाइनेंस स्पॉन्टेनियसली बाय पेएबल एंड एक्रूवल्स, कि अगर जो स्पॉन्टेनियसली जो फाइनेंसिंग अगर हम वो करें तो पेएबल को हम कितना डिले कर सकेंगे, एक्रूवल्स को कितना डिले कर सकेंगे, तो वो जो है वो लेस अमाउंट है।
और इन एडिशन टू स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग पेएबल एंड एक्रूवल्स। तो ये वो बता रहा है कि उसमें फाइनेंसिंग जो है वो ज़्यादा, अगर आपको फाइनेंसिंग चाहिए तो वो नहीं हो सकती, तो उसके लिए फिर आपको नॉन स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग जो है ना वो लेनी होगी। तो आगे हम इसको पढ़ेंगे। फाइनेंसिंग नीड्स एंड द हेजिंग अप्रोच। Fixed assets and the non-seasonal portion of current assets are financed with long-term debt and equity. Long-term profitability of assets to cover the long-term financing cost of the firm. तो फिर जो नॉन स्पॉन्टेनियस हमारी फाइनेंसिंग है वो क्या होगा कि वो नॉन सीजनल जो पोर्शन करंट एसेट का है, ये नॉन सीजनल पोर्शन करंट एसेट का, और जो फाइनेंस है फॉर द लॉन्ग, जो आपका फिक्स्ड एसेट है वो, ये हम लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग से इसको कवर करते हैं। सीजनल नीड जो है आर फाइनेंस विद द शॉर्ट टर्म लोन्स अंडर नॉर्मल ऑपरेशन, सफिशिएंट कैश फ्लो इज एक्सपेक्टेड टू कवर द शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग कॉस्ट। तो वो शॉर्ट टर्म लोन्स में हम सीजनल जो है उसको कवर करते हैं, और जो नॉन सीजनल पोर्शन ऑफ करंट एसेट है और फिक्स्ड एसेट है उसको हम किससे कवर करते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग से। सेल्फ लिक्विडेटिंग नेचर ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स। Seasonal orders require the purchase of inventory beyond current levels. मतलब जो करंट लेवल आपका चल रहा है करंट एसेट का, उसमें सीजनल की जो वेरिएशन आती है तो उसमें आपको इन्वेंट्री ज़्यादा परचेज करना पड़ती है, और उस इंक्रीज्ड इन्वेंट्री इज यूज टू मीट द इंक्रीज डिमांड ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। वो सीजनल में जब आप इन्वेंट्री को इंक्रीज करते हैं तो वो जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो भी ज़्यादा है, तो फाइनल प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद आप सेल्स करते हो, सेल्स के बाद वो रिसीवेबल होते हैं, और फिर रिसीवेबल जो है ना वो लिक्विडेट हो जाते हैं जब आपको कैश रिसीव होता है, जब आप कैश कलेक्ट करते हैं। तो फिर क्या होता है, रिजल्टिंग कैश फंड्स कैन बी यूज टू पे ऑफ द सीजनल शॉर्ट टर्म लोन एंड कवर एसोसिएटेड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग कॉस्ट। तो जो फिर कैश फंड आपके पास रिसीव होते हैं वाइल सीजनिंग, वाइल सीजनल सेल्स, जो आप इन्वेंट्री को बढ़ाते हैं और फिर उनकी डिमांड को बढ़ाते हैं, फिर वो सेल होती है और फिर कैश कलेक्ट होता है, तो उससे फिर आप जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है जो आपने सीजनल के लिए की थी उसको भी पे ऑफ कर सकते हैं, और फिर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग कॉस्ट को भी कुछ कवर कर सकते हैं। अभी वो यहाँ पे नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे, ग्राफ में आपको ज़्यादा इसका पता चल जाएगा। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग तो हमने पढ़ा था कि हम ट्रेड ऑफ भी करेंगे लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, तो इसमें हमें उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है ना वो हमने पढ़ने हैं। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग बेनिफिट बता रहे हैं कि लेस वरी इन रीफाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। तो शॉर्ट टर्म जो सीजनल आपकी फाइनेंसिंग है वो आपको सीजनल करनी पड़ती है, तो वो एक दफ़ा फाइनेंसिंग करेंगे, फिर दोबारा जब सीजन आएगा फिर फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी। तो अगर आप लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की तरफ जाते हैं तो वो आपको रीफाइनेंसिंग की वरी नहीं होती कि आपको दोबारा फाइनेंस को देखना है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म होता है। लेस अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग फ्यूचर इंटरेस्ट कॉस्ट। तो वो जब आप लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करते हैं तो आपको पता होता है कि आपने कितना इंटरेस्ट या कितनी कॉस्ट उस फाइनेंसिंग की है जो आप पे ऑफ कर रहे हैं, तो फ्यूचर अनसर्टेनिटी जो है ना वो कम होती है। लेकिन इसके रिस्क भी हैं। क्या होता है कि बोरिंग मोर देन व्हाट इज नेसेसरी। तो आपने लॉन्ग टर्म बोरिंग की है, लेकिन उस लॉन्ग टर्म बोरिंग को आप एसेट की एक्विजिशन में सारा नहीं लगाते, आपने एक्स्ट्रा बोरिंग किया तो वो एक्स्ट्रा बोरिंग से आपने प्रॉफिट जनरेट नहीं किया, बल्कि वो कैश में चली गई और आप उस पर कॉस्ट जो है ना उसको पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट को पे कर रहे हैं। बोरिंग एट अ हायर ओवरऑल कॉस्ट। तो फिर अगर आपने उस ज़्यादा लार्जर इंटरेस्ट पे आपने बोरिंग कर लिया तो वो इसका रिस्क हो सकता है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का। रिजल्ट क्या होगा, मैनेजर एक्सेप्ट्स लेस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स इन एक्सचेंज फॉर टेकिंग लेस रिस्क। तो इसमें जो है ना रिस्क अगर वो लेस लेगा तो वो प्रॉफिट जो एक्सपेक्टेशन होगी वो भी लेस होगी मैनेजर की। तो ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का है। अभी हम इसको अगर ग्राफ में देखें तो ये देखें, ये फिक्स्ड एसेट्स का और करंट एसेट्स का, ये लॉन्ग टर्म का हो गया। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग तो ये अभी डाउन भी जा रहा है। तो अभी हम पढ़ते हैं वो क्या कहता है। फर्म कैन रिड्यूस रिस्क एसोसिएटेड विद शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बाय यूजिंग अ लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग अगर हम ज़्यादा करेंगे तो फिर क्या होगा कि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग को हम लोअर कर सकते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग से कवर हो जाएगा जो सीजनल है। तो फॉर एग्जांपल इट विल गो डाउन एंड
here you need less financing for short term seasonal sales, और ये भी फिर कम हो गया और ये भी फिर कम हो गया। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग जो है वो कम होगी क्योंकि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग से उसका कुछ पार्ट जो है ना वो पे ऑफ हो रहा है। कंपैरिजन विद एन एग्रेसिव अप्रोच, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, पहले लॉन्ग टर्म की बात की थी, तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग बेनिफिट क्या है कि फाइनेंसिंग लॉन्ग टर्म नीड्स विद अ लोअर इंटरेस्ट कॉस्ट देन अ शॉर्ट टर्म डेट, कि लॉन्ग टर्म जो फाइनेंसिंग है वो उसकी ज़रूरत होगी कि लोअर इंटरेस्ट पे आए, और शॉर्ट टर्म डेट की निस्बत वो उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना होता है कि हमें लो इंटरेस्ट रेट मिले। और फिर शॉर्ट टर्म का दूसरा बेनिफिट क्या है कि वो हम उतना ही बारो करेंगे जितनी हमें ज़रूरत है, क्योंकि शॉर्ट टर्म है देन यू विल नो एग्जैक्ट नंबर ऑफ अमाउंट यू नीड टू बारो, तो उसमें आपका एक्सेसिव बारोइंग नहीं होगी। तो इसके रिस्क क्या है? रीफाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन इन द फ्यूचर, कि आपको दोबारा फिर फाइनेंसिंग के सोर्सेज देखना पड़ेंगे क्योंकि वो शॉर्ट टर्म में है, वो ख़त्म हो जाएगा। जब दोबारा सीजन आएगा देन यू हैव टू लुक अगेन फॉर फाइनेंसिंग ऑप्शंस। और फिर फ्यूचर इंटरेस्ट कॉस्ट अनसर्टन है, क्योंकि एक आपने बोरोइंग करके उसको पे ऑफ कर दिया, नेक्स्ट बोरोइंग हो सकता है आपको उस इंटरेस्ट रेट पे ना मिले, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे मिले, तो वो फ्यूचर अनसर्टन है, तो कॉस्ट बढ़ सकती हैं। फिर इसमें मैनेजर क्या एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि रिस्क ज़्यादा है तो वो ग्रेटर प्रॉफिट एक्सपेक्ट करता है, तो ये उसका वाइस वर्सा हो गया जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का रिजल्ट है। तो इसमें फिर क्या होगा? फर्म इंक्रीजेज रिस्क associated with short term borrowing and using a larger proportion of short term financing। तो short term financing इसमें हाई रिस्क लेते हैं, तो short term financing को वो फिर बढ़ा देते हैं, और वो क्या करता है, वो पुश कर देता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग कम हो जाती है, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ज़्यादा हो जाती है। और फिर इसमें अगर वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, तो ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं तो इसमें फिर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। अच्छा, तो ये अभी समरी है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की। ये एसेट मैच्योरिटी है और ये फाइनेंसिंग मैच्योरिटी। ये एसेट मैच्योरिटी शॉर्ट टर्म टेम्परेरी और परमानेंट है लॉन्ग टर्म में, और फाइनेंसिंग मैच्योरिटी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म है। तो जब हम इसको मिक्स करते हैं तो एसेट जब हमारा शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी में होगा और फाइनेंसिंग मैच्योरिटी भी शॉर्ट टर्म होगी, तो टेम्परेरी में हमारा मॉडरेट रिस्क प्रॉफिटेबिलिटी होगी, लॉन्ग टर्म में हमारी हाई रिस्क प्रॉफिटेबिलिटी होगी। इसी तरह जब लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग मैच्योरिटी होगी और शॉर्ट टर्म एसेट होगा तो लो रिस्क प्रॉफिटेबिलिटी होगा, जब लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग मैच्योरिटी होगा और लॉन्ग टर्म ही एसेट मैच्योरिटी होगा तो मॉडरेट रिस्क प्रॉफिटेबिलिटी होगा। तो ये आपने कॉन्सेप्ट इस पे अप्लाई करके इसको ज़हन-नशीन करना है। अभी क्या होगा? कंबाइनिंग लायबिलिटी स्ट्रक्चर एंड करंट एसेट डिसीजंस। तो ये लास्ट आपका टॉपिक है। इसमें क्या कहता है कि द लेवल ऑफ करंट एसेट्स एंड द मेथड ऑफ फाइनेंसिंग दोज एसेट्स आर इंटरडिपेंडेंट, कि जो करंट एसेट का लेवल आप रखना चाहते हैं और उन एसेट को आप जो फाइनेंस करने का मेथड करते हैं वो इंटरडिपेंडेंट, वो एक दूसरे पर मुनसिर है, ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड है। कंजर्वेटिव पॉलिसी क्या होगी? A conservative policy of high levels of current asset allows a more aggressive method of financing current asset। अगर आप ज़्यादा करंट एसेट के लेवल्स को मेंटेन करते हैं तो कंजर्वेटिव पॉलिसी, तो उसमें क्या होगा कि आपको हाई रिस्क लेना पड़ेगा, एग्रेसिव मेथड होगा। तो हाई रिस्क होगा तो मैनेजर रिजल्ट क्या एक्सपेक्ट करेगा? हाई प्रॉफिट। और कंजर्वेटिव मेथड ऑफ फाइनेंसिंग ऑल इक्विटी अलाउज एन एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ लो लेवल्स ऑफ करंट एसेट। अच्छा, ये कंजर्वेटिव पॉलिसी ऑफ हाई लेवल्स ऑफ करंट एसेट है और ये कंजर्वेटिव मेथड ऑफ फाइनेंसिंग है कि आप ऑल इक्विटी फाइनेंसिंग को कंजर्वेटिव लेते हो तो वो फिर उसमें करंट एसेट के लेवल्स लो होंगे, तो ये उसका वाइस वर्सा है। तो ये आपका चैप्टर 8 जो है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।